या पड़ी गे रात कब होली सुबेरा, तेरो बाटो देख दी रोहे मेरी समोदरा। और मेरे पापा बोलते थे हमेशा कि उन्होंने ना एक चिट्ठी सी छुपा रखी थी कहीं। अब मेरे बड़े मामा हैं और मेरे पापा दोनों बोलते थे यार विजय ये अमिताभ बच्चन की चिट्ठी आ रही है तेरे लिए और तुझे बुलाया है मुंबई, लेकिन एक शर्त है कि तुझे वहाँ झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। अच्छा, इतने बड़े लेवल पे फिल्म अवार्ड होता है, जो कलाकार वहाँ जाते हैं प्रॉपर उनको वो मान सम्मान और वो सब मिलता है? क्योंकि अवार्ड तो देखने में, फंक्शन देखने में मजा आ जाता है देख के, जिस तरह से वो लोग करते हैं। एक बारी मैं उन्हीं के अवार्ड फंक्शन में गया था, तो मैं भी नॉमिनी था वहाँ पर एज ए बेस्ट कोरियोग्राफर में। भाई एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है, वो उन्हीं जो जिसको आप अवार्ड दोगे उन्हीं के नाम पे तो आप लोगों को बुला रहे हो। तो सबसे पहले तो मुझे गार्ड नहीं, अच्छा उसने ऐसे हाथ लगा के रोका कि मुझे ना पुश सा किया, उसने धक्का सा दिया। अच्छा अच्छा, तो मुझे बड़ा इंसल्ट फील हुआ। मैंने कहा यार आप ये कर क्या रहे हो, मैं नॉमिनी हूँ, मेरा नाम है अंदर, अवार्ड फंक्शन है। बोला हम नहीं जानते भैया कौन है, पास लाओ तब जाओगे। आप जूरी बना रहे हो, आप कैटेगरी बना रहे हो, आपको ये नहीं पता कि एक फिल्म आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे रहे हो, आपके बेस्ट एक्टर में जिसने फर्स्ट टाइम फिल्म करी है वो भी है, जो 10-20 साल से फिल्म कर रहा है वो भी है। भाई आपकी डेब्यू कैटेगरी कहाँ है? कई फिल्म ऐसी फिल्मों को अवार्ड बेस्ट अवार्ड मिला है जो फिल्में रिलीज ही नहीं हुई। अच्छा, हाँ, कुछ फिल्में ऐसी थी हमने कहीं नहीं देखी वो फिल्में, और वो आगे जी बेस्ट फिल्म का अवार्ड उसको जाता है। अभी आजकल जो इतनी सारी फिल्में बन रही है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सब्सिडी जब से मिलने लगी है तब से ये फिल्में जो है बढ़ गई है संख्या? आपने भी बनाई है? बट आज के कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं भैया हमको, पैसा वो अपना गाना करने के बाद भी उनको जो लगता है कि हम क्यों करें। इन्फ्लुएंसर्स जो है वो तो केवल पैसे के लिए आज सब कुछ काम कर रहे हैं। रील बनेगी तो पैसे के लिए, उनसे कोई बाइट बुलवानी हो ना आपको, तो भी पूछेंगे पहले आपने भी एक नया प्रकरण सुना ही होगा, महफिल में सितारों की रात भर, महफिल में सितारों की रात भर, तेरा जिक्र ही चलता है, दीदार तेरा पाने के लिए ही चांद निकलता है, महफिल में सितारों की रात भर। मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात को अदरवाइज ना लिया जाए कि कुछ मर्यादाओं का भी उन लड़कियों को आज की डेट में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां कभी कभी क्योंकि मर्यादा से लिमिट क्रॉस कर जाती हैं, तो उस पर आप अपने संस्कारों का, अपने इस चीज़ का ध्यान जरूर जैसे दें। कौन सी मर्यादा से लिमिट क्रॉस करती है, हम थोड़े से खुलवाना चाहेंगे। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम भेंट वार्ता में। तो आज भेंट वार्ता में हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 20 साल से भी ज़्यादा समय से काम करते आ रहे हैं। बहुत ही मजे हुए कलाकार कहें या कोरियोग्राफर कहें या डायरेक्टर कहें। दरअसल इनकी शुरुआत तो बतौर एक्टर हुई थी, लेकिन ऐसा मोड़ मुड़ा या ऐसी स्थितियां बनी कि आज वो उत्तराखंड के काफ़ी नॉन फेमस जाने माने चेहरे बतौर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय भारती जी की, जिन्हें कि आप अजय विजय भारती के नाम से जानते होंगे, दोनों भाई जो एक साथ काम करते थे। तो विजय भारती जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी के प्लेटफॉर्म में हमारे भेंट वार्ता सेगमेंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने उत्तराखंड की नौनी में मुझे इनवाइट किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं। किसी की भी शुरुआत होती है तो होती है उसके बचपन से, शुरुआत के दिनों से। तो कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ आपका गांव है, फिर हम आएंगे कैसे आपकी इस इंडस्ट्री में शुरुआत हुई। जी, मेरी पैदाइश तो मसूरी की है और मैं शुरू से बाय बर्थ ही देहरादून में रहा हूँ जी, जबकि हमारा मूल जो गांव है वो पौड़ी है। अच्छा। लेकिन हमारे दादाजी लोग यहीं देहरादून में ही रहते थे। तो पौड़ी में कहाँ पे? कटलस्यू पट्टी, भेलगढ़ गांव है हमारा। तो वहाँ बल्कि मैं इस साल अपने गांव भी गया था और पहली बार गया था। इतने सालों में मैं हमेशा सोचता था कि अपने गांव जाऊं, लेकिन शायद समय की कमी के कारण मैं कभी जा नहीं पाया। तो इस बार ही गया था मैं। बहुत अच्छा, बधाई हो मुझे आपको। कैसा लगा आपको गांव जाके? बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि शायद मेरी पैदाइश ही गांव में होती तो मैं क्या बात है, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता। सही बात है जी। बहुत चीज़ों में फ़र्क आ जाता। अच्छा, और कैसे शुरुआत हुई आपकी इस इंडस्ट्री में? अभी आपसे बात हो रही थी, आपने बोला भी बतौर एक्टर या कुछ। जी, जी, तो जी। पिताजी का कुछ रोल था, माताजी का था, कैसे?
जब मेरी आंखें खुली, मतलब मैं पैदा हुआ, तो मैंने जो चलना पहला कदम रखा ना, वो ट्रेन में रखा। मेरे पापा मुंबई जा रहे थे उस वक्त प्रोग्राम पे। मेरे पापा आकाशवाणी नजियाबाद से गायक थे और गाना गाते थे जी, और कई प्रोग्राम भी करते थे। तो एक बार ही पापा का प्रोग्राम लगा मुंबई, तो मुंबई गए। मम्मी भी थी, मम्मी भी डांस किया करती थी। तो मैंने जब भी आँख खुली तो होश संभाला तो यही देखा कि अपने घर में एक कल्चरल माहौल देखा, हमेशा संगीत का, कभी नृत्य, कभी लोक गीत। तो उस माहौल में मैं पला बड़ा और कहीं ना कहीं मेरे अंदर फिल्म का भी इंटरेस्ट था। और जब मैं छोटा था तो उस समय अमिताभ बच्चन की फिल्में बहुत लगती थी। तो अच्छा। मेरे पिताजी मुझे दिखाने के लिए अक्सर बोले जाते थे। तो शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जो मैंने नहीं देखी होगी। और मैं इतना तगड़ा फैन था कि बस। और मेरे पापा अमिताभ बच्चन जी की? अमिताभ बच्चन जी की। अच्छा। हाँ। और मेरे पापा बोलते थे हमेशा कि उन्होंने ना एक चिट्ठी सी छुपा रखी थी कहीं। अब मेरे बड़े मामा हैं और मेरे पापा दोनों बोलते थे, यार विजय, ये अमिताभ बच्चन की चिट्ठी आ रही है तेरे लिए और तुझे बुलाया है मुंबई, लेकिन एक शर्त है कि तुझे वहाँ झाड़ू पोछा करना पड़ेगा उनका। अच्छा। और मैं बार बार जब मामा आते तो मैं बार बार बोलता है मामा सच्ची में? हाँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे वहाँ जाना है और मैं झाड़ू पोछा भी करूँगा, जो बोलेंगे वो करूँगा। तो वहीं से कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक, मैं धीरे धीरे बड़ा होता रहा। स्कूल में गया, स्कूल में भी मेरे अंदर यही था कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन एक ख़ास बात और थी कि जब भी स्कूल में कोई कार्यक्रम होता, मैं सोचता कि इस साल तो मैं कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करूँगा। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर एक ऐसी, आप कह सकते ना कि एक झिझक थी कि मैं हर साल नहीं कर पाता था। जैसे एनुअल फंक्शन देखने बैठता और मैं प्लान करता कि नेक्स्ट टाइम तो मैं ज़रूर करूँगा। ऐसी 26 जनवरी में होता, ऐसी 15 अगस्त में होता, ऐसी एनुअल फंक्शन में होता। केवल मेरे दिल में रह जाती कि मैंने भी इस मंच पर प्रोग्राम करना है, लेकिन मैं कभी नहीं कर पाया। अपने स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ। लेकिन वहीं से क्या हुआ कि पिताजी प्रोग्राम में जाते थे, तो मैंने धीरे धीरे करके उनके साथ प्रोग्राम करना शुरू किया 8th क्लास से। प्रोग्राम कैसे, रामलीला या क्या? रामलीला नहीं, थिएटर? थिएटर भी करा। थिएटर तो मैं, पापा ने मुझे 3.5 साल की उम्र में करा दिया था। एक छोटा सा प्ले हुआ था बच्चों का। अच्छा। उसके बाद हमारे ऑर्नेस फैक्ट्री में, क्योंकि पापा जॉब करते थे, तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ क्या था कि फैक्ट्री स्टेट, जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के एक क्लब बना हुआ था। अच्छा। हाँ। जो दुर्गा पूजा में नाटक किया करते, थिएटर किया करते थे। तो उस थिएटर में किसी ना किसी रूप से मैं भी पार्टिसिपेट करता था और मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला नाटकों के तौर पर। तो मैं अपना मंच जो है स्कूल पे नहीं कर पाया कभी भी, स्कूल से बाहर ही पापा के साथ। पापा का बहुत सपोर्ट रहा। मंचों पर डांस करना, मंचों पर थिएटर करना, एक्टिंग करना, यही मैंने सीखा। लेकिन अफसोस रहा कि मैं स्कूल में कभी नहीं कर पाया इस चीज़ को। लेकिन आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, आपके भाई अजय भारती जी भी और आप भी। तो कहीं से सीखा है, कोई ट्रेनिंग ली है क्या आप लोगों ने? हाँ, सीखने का तो ये कहूँगा कि आपको यकीन नहीं होगा, शायद किसी को भी यकीन नहीं होगा कि जब मैं 12th क्लास तक था, 12th क्लास तक मुझे डांस नहीं आता था। डांस के नाम पे मैं केवल थड़िया और चौफला करता था, जो पापा के प्रोग्राम्स में होता था। अच्छा। उसके अलावा अगर कभी कोई वेस्टर्न गाना बज जाए, कोई बॉलीवुड सॉन्ग बज जाए, कोई मुझे कहे डांस कर लो, तो मेरे पैर ही नहीं उठते थे, पैर ही नहीं चलते थे। तो एक बारी का किस्सा है कि मेरे मामा जी किसी फंक्शन में थे और मेरे मामा ने मुझे बोल दिया, मेरे भाई को बोला पहले कि तू डांस कर। तो भाई तो इस एक्सपर्ट था, उसने तो फटाफट डांस कर दिया। बोला विजय करेगा डांस। तो मैंने कहा मैं डांस नहीं करूँगा, मुझे गाना गा लो, मैं गाना गा लूँ, मैं डांस नहीं करूँगा। तो मामा ने बहुत रिक्वेस्ट करी, मतलब जैसे बोलते हैं ना बच्चे को, अरे कर ले भाई कर ले। तो मैंने कहा मैं करूँगा ही नहीं। तो उन्होंने मम्मी को आके मेरी शिकायत करी कि भाई तेरे लड़के ने मेरी नाक कटा दिया। मैंने इतना बोला नाच ले, डांस कर ले, ये डांस नहीं किया। तो कहीं ना वो बात मेरे दिल में रही कि यार मेरे मामा ने मतलब मम्मी को ऐसा बोला। तो फिर क्या हुआ कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मैंने अपने भाई को बोला, भाई यूनियन वीक है, यूनियन वीक में कॉलेज में, डीएवी कॉलेज में प्रोग्राम्स होते हैं यूनियन वीक के, और यूनियन वीक है, वहाँ मैंने अपना नाम लिखा दिया, मुझे डांस करना, मुझे डांस नहीं आता, मुझे डांस सिखा। अच्छा। तो मेरे भाई ने, मेरे अजय भारती ने बोला ठीक है भाई डांस करते हैं। तो हमने डांस तैयार किया, तुझे लागे ना नजरिया, सोनू निगम का गाना था, ओढ़े तो चुनरिया, ओढ़े तो चुनरिया तेरे छी नजरिया। तो इस गाने, हाँ, तो ये गाना मेरे भाई ने मुझे सिखाया। हम 3 लड़के थे, मेरा भाई था, मैं था और हमारे ग्रुप में एक और डांस करता था, मतलब हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स में ना। तो हमने बहुत दिन रात मेहनत करी, दिन रात मतलब मैंने मेहनत की, मेरे भाई को तो आता ही था। और जब मैंने वहाँ डांस किया तो मुझे लगा कि हाँ
मैं कर सकता हूँ, जो मुझे आज तक स्कूल में लगता था कि मेरे डांस में पैर नहीं उठते, थर्डियत चौफला के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता। तो वहाँ से मेरे मन खुला। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में और प्रोग्राम्स किए। तो जो मेरे को डांस का जो मतलब मैं गुरु भी कह सकता हूँ, मैंने अपने भाई से सीखा। अच्छा, मतलब कोई भी इंसान डांस कर सकता है अगर उसे लगता है कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती? देखिए वो उसके सीखने पर, उसके मन में डेडिकेशन है। अगर वो डेडिकेशन के साथ ये कर ले कि मेरे को सीखना है और मुझे करना है, तो वो कर सकता है। और मैं यहाँ पर ये दावा करता हूँ कि वो कर सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को डांस करवाया है जो आज कोरियोग्राफर भी हैं। क्या बात है। जब वो मेरे पास सीखने आया, क्योंकि जब मैंने अपने भाई के साथ सीखना शुरू किया तो हम लोगों ने कई प्रोग्राम किए। फिर धीरे धीरे किया कि मैंने और मेरे भाई ने हमने अपने घर पे ना बच्चों को सिखाते थे। आज उत्तराखंड के बहुत ऐसे कलाकार हैं जो बहुत हिट हैं, जो कोरियोग्राफर्स हैं, जो एक्टर हैं नामी ग्रामी, तो वो मेरे यहाँ सीखने आते थे। तो जब हम सरकारी कॉलोनी में रहते थे और सरकारी क्वार्टर में रहते थे, तो जब हम डांस करते थे ना, तो 4-5 घंटे हम लोग डांस करते थे। तो फर्श ऐसा होता था कि जैसे पानी डाल दिया होगा किसी ने, होता नहीं गीला पोछा लगाए थे, इतना पसीना निकलता था सबके। तो वहाँ सिखा के, तो वहाँ मैंने ऐसे बच्चों को भी डांस सिखाया जिनकी कमर नहीं मटकती थी। कि जब फर्स्ट टाइम बोला कि भाई तुम करके दिखाओ क्या कर सकते हो, तो ना वो बीट में, उनको बोला राउंड लो, तो वो एक राउंड यहाँ से ले, तो राउंड लेते लेते उधर चल जाए, दूर चल जाए, तब ना पूरे कमरे में एक कॉर्नर से बैलेंस नहीं था उनकी बॉडी में। तो फिर मैंने उनको सिखाया, उन पर वर्क किया। और आज भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जिसको बिल्कुल डांस नहीं आता, कम से कम 20 से 25 दिन मुझसे डांस सीख ले। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसे कोरियोग्राफर बना दूंगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि उसको इतना डांस सिखा दूंगा कि उसको बीट का नॉलेज हो जाएगा, वो अपनी कमर मटका सके। मेरे को सिखाना है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देख लो लेकिन ये बोल तो रही है मुझे सिखाना, लेकिन इनको टाइम भी तो देना पड़ेगा। अब ये रोज बोलेंगे मेरा इंटरव्यू आज में नहीं आ सकती, तो उसके लिए आपने पहले जस्टिफिकेशन दे दिया कि अगर नहीं कर पाएंगे तो मेरी गलती नहीं है। मुझे डेली के 5 घंटे चाहिए। डेली कोई मेरे साथ 5 घंटे बिताए, आप मुझे 25 से 30 दिन का टाइम दे, मैं उसे इतना डांस सिखा सकता हूँ कि वो अपने आप को कहीं पर भी। लेकिन डेली के 5 घंटे तो आपके पास भी नहीं होंगे आजकल के टाइम में। आजकल के टाइम पे तो भैया अगर कोई पैसा देगा तो मैं क्यों नहीं निकालूंगा। हाँ, ये बात सही है, पैसा देगा तो। पहले तो मैंने फ्री में भी सिखाया ना, बट अब तो मॉल ही ऐसा। पैसे की डील हम ऑफ कैमरा बाद में करेंगे। अभी ज्यादा हो जाएगा वरना। अच्छा, आपने शुरुआत एक्टिंग से की थी ना? कौन कौन से गाने थे जिनमें आपने एक्टिंग की थी? जब नया नया राज्य बना हमारा ना जी, तो उसके बाद पापा के कुछ रिकॉर्डेड गाने थे पुराने, तो उन्होंने उस पर वीडियो बनाया। अब वीडियो बनाया तो उनका एक गाना था पाकी गया गाँव की सारी, जीत सिंह नेगी जी का गाना है। उसको कई लोग गा चुके हैं, कई गायक गा चुके हैं। तो मेरे पापा ने भी गाया था, क्योंकि पापा जीत सिंह नेगी जी को गुरु मानते थे, उनके पास आना जाना था, तो उनकी कई रचनाएं उन्होंने पापा को दी थी। तो वो गाना मैंने एज ए एक्टर किया फर्स्ट टाइम। और उस वक्त क्योंकि एक अंकल थे हमारे साथ, बद्री नाम था उनका, उन्होंने वो अपना VHS लेके आए थे, इतनी बड़ी कैसेट लगती थी जैसे VCR पे। हाँ, तो पहले लगती थी। हाँ, तो उस कैमरे पे शूट किया वो गाना। अच्छा। फिर वो गाना शूट हुआ तो हमने क्या किया कि धीरे धीरे उनके साथ सीखा कि कैसे शूटिंग होती है। तो वो कहते थे यहाँ से आना है, तुमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद दिमाग में बैठ गया कि यार कुछ तो करना है, एक्टिंग करनी है। बट क्या हुआ कि हमने एक्टिंग करनी जैसे शुरू करी, फिर दिल्ली से एक टीम आई हमारे पास। उन्होंने एक कैसेट बनाई थी, मुखड़ी तुम्हारी प्रीत हमारी, जिसमें मुकेश कटाई जी लेकर गया। मुकेश कटाई जी ने गाने गाए थे। उसमें फर्स्ट टाइम मैं पन्नू गोसाई जी से मिला, और पन्नू गोसाई जी की वो भी पहली एल्बम थी, और मेरी भी लगभग पहली एल्बम वही थी, क्योंकि जो प्रॉपर, क्योंकि उसमें हमने कोरियोग्राफी भी करी। और उसमें रिचा नौडियाल थे फर्स्ट टाइम पे, और आपका मीनाक्षी बुढ़ाकोटी जो मिनी है, मिनी उनियाल, ये भी फर्स्ट टाइम आई उसमें। इनको भी उनकी पहली एल्बम थी सबकी। तो हमने बहुत डेडिकेशन के साथ उसको किया। 7 दिन हमने शूट किया है माल देवता में, बरसात में। फिर क्या हुआ कि हम इंतज़ार में बैठ गए कि अब एल्बम रिलीज़ कब होगी। 1 साल हो गया एल्बम रिलीज़ नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं छत से गिर पड़ा। ओह, कैसे? मैं क्या किया, प्रोग्राम था एक, और मैं बैनर लगाने के लिए चढ़ा हुआ था, और मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं नीचे गिर पड़ा। तो मेरी रीढ़ की जो हड्डी में उसमें क्रैक आ गया। तो मुझे डॉक्टर ने बता दिया 6 महीने का रेस्ट। मैं रेस्ट में चले गया। इस बीच क्या हुआ कि कल्पना चौहान जी की एल्बम्स आई, मंगलेश डंगवाल की एल्बम आई, आपका गाना बहुत पीछे चला गया, वीरेंद्र राजपूत जी की एल्बम आई। हाँ। और मेरा भाई उसमें चले गया एज ए कोरियोग्राफर। अच्छा। तो मेरा भाई तो वहाँ पहुँच गया। हाँ। और मैं बेड में, बिस्तर में मैं बिस्तर में हूँ, मैं बेड में लेटा हुआ हूँ,
और दिन भर, क्योंकि मैं जब लेटा था तो ना मैं इस करवट, डॉक्टर ने कहा था इस करवट भी नहीं, एक पोजीशन में रहना था मुझे 24 घंटे, मतलब लगा लीजिए 4 से 5 महीने में एक ही पोजीशन में रहा। बहुत मुश्किल होता है, पूरी रात एक पोजीशन में रहने में दिक्कत हो मुझे जाती है। खाना वैसे ही खाना था, फ्रेश वैसे ही होना था, मतलब हर चीज़ एक ही पोजीशन थी। तो मेरे टाइम पास के लिए उन्होंने मम्मी लोगों ने लगा रखा था सीडी प्लेयर, और तो मैं सीडी प्लेयर में देखता था। पन्नू गुसाई जी हिट एक्टर हो चुके, जिन्होंने मेरे साथ पहली बार और गाना 6 किया, महीने में कितना आपने महसूस किया होगा कि और पीछे वो उस समय स्टार बन गए। नयू नयू ब्यूचे मिट्टी मिट्टी छुई लगा कितना हिट हुआ था उस समय। पन्नू भाई सुपर स्टार बन चुके थे। ऐसे ही करके बहुत लोग, मेरे भाई भी कुछ एल्बम उसने करी, डांडा मरोड़ी वगैरह एल्बम करी, वो भी आ गया। और मैं बैठ पे वो हूँ, मैं कह रहा हूँ यार साली हमारी एल्बम ही रिलीज़ नहीं हुई आज तक, जो मैंने करी थी वो रिलीज़ नहीं हुई। खैर बहरहाल मैं ठीक हुआ। ठीक होने के बाद क्या होता है कि शेखर नौटियाल जी है, उन्होंने एक फिल्म बनाई 100 करार। तो मसूरी मेरे एक मित्र थे रजत अग्रवाल जी, आज भी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा विजय भाई आप ऐसा करो, क्योंकि मैं मसूरी आता जाता रहता था ना, तो मेरे मामा लोग वहीं रहते हैं मसूरी, तो इस वजह से रजत जी से मेरी जान पहचान थी। रजत जी ने कहा कि फिल्म की शूटिंग चल रही है 100 करार, और आप उनके साथ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर चले जाओ। मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर गया, मेरे बेल्ट लगी हुई थी, मैं चल नहीं सकता था, मुझे 2 जने चलाने के लिए चाहिए होते थे, 2 जने मुझे उठाते थे बैठाते थे, बट मैं वहाँ चले गया। वहाँ मेरी भेंट हुई इनसे, रवि भाई से हुई, जो कैमरामैन थे टी सीरीज़ के, जो उस वक्त अनिल विज जी की एल्बम, सारी एल्बम शूट कर रहे थे, जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने थे, अनिल विज जी के गाने थे, मतलब टी सीरीज़ के जो प्रोजेक्ट थे वही करते थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने कहा रवि भाई आप तो इतने बड़े कैमरामैन हो, आप तो उनके साथ काम करते हो, क्या मेरे को नहीं आप जोड़ सकते, मेरी उनकी दोस्ती होगी। बोला विजय कोई टेंशन नहीं, मैं भी यहाँ से जाऊँगा, मैं बिष्टी जी से बात करूँगा आपके लिए कि आपको बुलाएं, आपको चांस दें एज ए हीरो, क्योंकि वो इतना तो देख चुके थे कि मेरे अंदर कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये एक्सीडेंट के बाद की बात है। अब यहाँ शूटिंग ख़त्म होती है, वहाँ मेरे भाई को अतुल शाह जी मिलते हैं, अजय को सेम कंडीशन होती है, किसी फंक्शन में मिलते हैं, और अतुल भाई कहते हैं तुम तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, मैं बीस जी से बात करूँगा तुम्हारी। अच्छा। हाँ, तो कुछ ऐसा कोइंसिडेंट बना कि इधर मेरे को रवि भाई ने कहा और उधर जो है अतुल शाह जी ने कहा। अब हम आते हैं तो बात होती रहती है, तो रवि जी बात करते हैं वहाँ अनिल बीज जी से, तो फ़ोन आता है मेरे पास, बोलता है आपने कि आपके पास ग्रुप है डांसर? तो मैंने कहा हाँ है, डांस है मेरे पास, बच्चे हैं, कि ठीक है मैं 6 का ग्रुप चाहिए और आप दोनों भाई आ जाओ। आना कहाँ है? श्रीनगर। अब हम दोनों भाई गाड़ी में बैठ करके श्रीनगर के लिए चल दिए, और हम कभी मिले नहीं अनिल बीज जी से, और शूटिंग पे भी कभी नहीं गए, मतलब अपने दम पे जो करी पहले करी वैसे नहीं करी। तो पहली बार शूटिंग करने जा रहे हैं, एल्बम है प्रीतम वर्तमान जी की। अच्छा। ठीक है, अब वहाँ जाते हैं और मेरे साथ 12 लोग बैठे हैं, और 2 भाई मैं, 12 ग्रुप डांसर्स, और 2 हीरोइनें जा रखी हैं, मीनाक्षी उनियाल और एक लड़की और गई थी हमारे साथ। अब मन में रास्ते भर ये चल रहा है कि अगर वो लोग वहाँ नहीं मिले तो गाड़ी का किराया कौन देगा? हाँ सही बात है, बिल्कुल। हम कहाँ से इनको जो रास्ते में खाया उसका पैसा कौन देगा? थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए, आएंगे वापस कैसे? हाँ कैसे आएंगे, एग्जैक्टली। हाँ। अब चलो वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमारी एंट्री हो गई, वो मिल गए तो दिल में तसल्ली हो गई कि भाई चलो मिल तो गए, हमें मिल गए। तो वहाँ क्या होता है कि ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है हम दोनों भाइयों को रात को, कि आप आओ ऑडिशन दो, सॉन्ग सेलेक्ट। अब जो मेन सॉन्ग थे वो तो सेलेक्ट हो चुके थे, अतुल शाह जी स्टार, पन्नू गोसाई स्टार, उनको अच्छे सॉन्ग्स दे दिए गए थे। अच्छा। 2-3 गाने बचे थे, 3 या 4 गाने बचे थे, तो ये था कि 3-4 गाने किसको दिया जाए, तो दोनों भाई इनमें से देखते हैं कौन क्या करेगा। तो पहले भाई को डांस करवाया, तो वो तो डांसर था, और सेलेक्ट किया, ठीक है जी तांदी डांस आप करोगे, आपकी लचक अच्छी है, आप और मिन्नी उनियाल तांदी डांस करेंगे। गाना था वो कू होलो दादू, ढाली का किनारा, उनका हो गया। अब बोला आप करो। अब मेरे लगी हुई बेल्ट, मैं तो बिना बेल्ट के चलता नहीं था। अब मैंने मन में कहा, मैंने कहा अगर मैं बेल्ट पहन के जाता हूँ तो ये तो मुझे देखते ही रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे तो मरीज आदमी भाई चल नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, बेल्ट फर्स्ट टाइम उतारी, उससे पहले मैं बेल्ट नहीं उतारता था, बेल्ट उतारी, ऑडिशन देने पे चले गया रूम पे उनके, बोला डांस करो, डांस भी कर दिया, गाना भी मिल गया। उसके बाद मैं कमरे में आया तो मेरे इतना भयंकर पेन हुआ
क्योंकि मैंने बेल्ट उतार के करा था, पूरा वजन उस बेल्ट पे टिका रहता था ना। फिर मूव लगवाई लड़कों से भाई मूव लगा दो। तो वो गाना मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना, जो आज भी याद किया जाता है, धारामकी जोन। आपने सुना होगा प्रीतम जी का धारामकी जोन। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई एज ए एक्टर। ओके जी। फिर कौन कौन से गाने किए एज एक्टर? फिर वहाँ मैंने धारामकी जोन किया। फिर उसके बाद मेरे को नेगी जी लोगों ने दोबारा बुलाया। उसमें एक उनका पेड़ों के ऊपर गाना था, वो ना काटा तो डालियो ना काटा। हाँ वो गाना भी बड़ा फेमस था ना। फिर हम दोनों भाइयों का एक सुई से ना खबर कही सिवड़ा में आई सुरख सुरख, एक ये गीत था नेगी जी की। ये गीत मैंने किए। इसके बाद एक नेगी जी का गीत मिला हम दोनों भाइयों को, तिला दारू बोला, घाघरे का घेरा। जहाँ से दुनिया में ऐसी पहचान बन गई कि ये दोनों भाई हैं, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। अच्छा जुड़वा, ऐसा लोगों को हुआ कि यार ये दोनों जुड़वा भाई है, क्योंकि गाना भी ऐसी था। कितने साल छोटा है वैसे आपसे? वो 4 साल छोटा है मुझसे। अच्छा। तो वो गाना भी वैसी था, 2 भाइयों का था। आपने देखा होगा घाघरी का घेरा, ब्योली बहुत सामान्य वो। तो उस गीत से प्रसिद्धि मिली। फिर धीरे धीरे करके और गीत करे। फिर एक दिन प्रीतम जी मुझे रास्ते में मिले, भरतवान जी ने बोला, तो स्कूटर में जा रहे थे, तो मैं भी जा रहा था मसूरी, क्योंकि वो भी मसूरी में रहते थे। मसूरी मेरा मामा कोट था, मेरे मामा, तो मेरा मसूरी बहुत आना जाना। तो एक दिन रास्ते में मिल गए। मैंने कहा विजय, अरे तुम तो विजय हो? मैंने कहा हाँ जी मैं विजय हूँ। तो मम्मी के मसूरी के नाते में मामा जी कहता हूँ उनको ना। मैंने कहा मामा जी में। बोला मेरी एल्बम होने वाली है एक सुबेर, और मुझे कोरियोग्राफर की ज़रूरत है, तो तुम कोरियोग्राफी करोगे? मैंने कहा हाँ जी ज़रूर करूँगा। तो वहाँ से हमारी ऐसे कोरियोग्राफर शुरुआत हुई। और आपने बीच में सिंगिंग भी की, कौन कौन से गाने गाए? गाने हमने एक तो मेरा समुद्रा गाना आया था, एक मेरी साथेणी गाना गाया था, बाकी और कई। तो अभी कौन सा सुनाने वाले हैं आप? अब थोड़ा सा ब्रेक लेके हम स्टोरी बहुत हो गई, कुछ सुना दीजिए। तो मैंने एक गाना गाया था जो लोगों ने बहुत पसंद किया, और दिनेश सोन्याल जी का लिखा हुआ गाना था, ये दिल्ली मैंने रिकॉर्ड किया था, वो सुनाता हूँ जी। या पड़ गए रात कब होली सुबेरा, या पड़ गए रात कब होली सुबेरा, तेरो बाटो देख दी रोहे मेरी समुद्रा, हाँ तेरो बाटो देख दी रोहे मेरी समुद्रा, या पड़ी गए रात कब होली सुबेरा, तेरो बाटो देख दी रोहे मेरी समुद्रा, तेरो बाटो देख दी रोहे मेरी समुद्रा, दिन भर बैठ्यो रहूं आमे डालू छेल, जब तू मिलली मिकू तब मिलू चैन, यन सताऊं ना मैं यन पिताऊं ना मैं, है जा तू जरा, जिंदगी की सांस आखिरी रहेगी ना, जिंदगी की सांस आखिरी रहेगी ना, तेरो बाटो देख दी रो हे मेरी समुद्रा, तेरो बाटो देख दी रो हे मेरी समुद्रा। बहुत तो ये गीत मेरे दिल के भी करीब है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी। और काफी लोगों ने इस गीत को पसंद भी किया। समुद्रा के नाम से दिल के करीब क्यों है? हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देते हैं। तो अच्छा अब आ जाता है, अभी आपसे चर्चा भी हो रही थी, दद्दी को बक्सा आपने मूवी बनाई अभी जो रिसेंटली आपका चला, काफ़ी अच्छी मूवी थी, हमने भी देखी, काफ़ी सराहना भी उसको मिली, और आपने यहाँ से काफ़ी लोगों को उसमें काम भी दिया, काफ़ी नामी चेहरों ने भी उसमें एक्टिंग करी। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क फिर वहीं खड़ा हो गया अभी जब आपसे बात हो रही थी कि उस फिल्म को जो है यूका अवार्ड में नॉमिनेशन तक के लिए नहीं पूछा गया, और आपकी फिल्म के एक हीरो ने वो वॉल पे पोस्ट भी किया कि भाई क्या हम पर्चे भरेंगे अपनी फिल्मों के लिए या खुद को एक्टर साबित करने के लिए, तो क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो देखिए, मैं अपनी फिल्म के लिए तो बाद में करूँगा, पहले मैं यूका फंक्शन वालों के लिए एक चीज़ कि मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज़, उनका जो स्टैंडर्ड होता है ना प्रोग्राम का, वो बहुत बड़े लेवल पे करते हैं उसको, और बहुत अच्छा होता है। मतलब वहाँ जाके लगता है कि हाँ कोई अवार्ड फंक्शन है, कोई उत्तराखंड का भी अवार्ड फंक्शन आ रहा है। बस दुख कहाँ होता है कि जब मैंने ये फिल्म बनाई तो मेरे मन में यह था कि यार शायद
हमें भी आगे कभी हमारी फिल्म को रखा जाएगा, क्योंकि हमारे मित्रों की फिल्मों को वहाँ अवार्ड में कैटेगरी में रखा गया। तो मैं इस चीज़ से था कि मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, नाम तो आएगा, ये अवार्ड फंक्शन होगा तो हमारी फिल्म को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि पब्लिक का प्यार उसको बहुत मिला था। मेरी फिल्म में मैसेजेस थे, आपने भी फिल्म देखी है, अच्छे मैसेज थे, अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म थी, साफ़ सुथरी फिल्म थी, पारिवारिक फिल्म थी। तो कहीं ना कहीं फिल्म को, क्योंकि एक आदमी जो देखता है सोचता है तो कहीं ना कहीं ये रहता है उसको कि भाई अप्रिसिएशन मिले। अच्छा, इतने बड़े लेवल पे फिल्म अवार्ड होता है, जो कलाकार वहाँ जाते हैं प्रॉपर उनको वो मान सम्मान और वो सब मिलता है? क्योंकि अवार्ड तो देखने में, फंक्शन देखने में मज़ा आ जाता है देख के, जिस तरह से वो लोग करते हैं। देखिए अभी का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं वहाँ अपना अनुभव। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। एक बारी मैं उन्हीं के अवार्ड फंक्शन में गया था, तो मैं भी नॉमिनी था वहाँ पर एज ए बेस्ट कोरियोग्राफर में। अच्छा 5 नाम होते हैं, तो 5 नाम में एक नाम मेरा भी था। अच्छा। तो मैं वहाँ जब गया तो मेरे को एक पास दिया उन्होंने, मैं हर जगह मिलता है पास। तो मेरे साथ कुछ लोग थे, तो मैंने कहा यार मैं तो नॉमिनी हूँ, तो मैं तो चले ही जाऊँगा अंदर। तो मैंने अपना पास किसी और को दे दिया, ठीक है। इस गलतफहमी में कि मुझे कौन रोकेगा। हाँ, नॉमिनी मैंने कहा यार तुम पास लो, मैं तो, मेरा तो नाम है अंदर, मैं तो, मेरे तो नाम से ही अवार्ड फंक्शन, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं आप इसे, कि एक अवार्ड फंक्शन किसके लिए कराया जा रहा है। हाँ भाई एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है, वो उन्हीं जो जिसको आप अवार्ड दोगे उन्हीं के नाम पे तो आप लोगों को बुला रहे हो, उनका तो वेलकम करके तो बुलाया जाहिर जाए। सी बात है कि हमारा मान सम्मान तो हो गई अंदर। जी जी जी। तो सबसे पहले तो मुझे गार्ड नहीं, अच्छा उसने ऐसे हाथ लगा के रोका कि मुझे ना पुश सा किया, उसने धक्का सा दिया। अच्छा अच्छा। तो मुझे बड़ा इंसल्ट फील हुआ। मैंने कहा यार आप ये कर क्या रहे हो, मैं नॉमिनी हूँ, मेरा नाम है अंदर, अवार्ड फंक्शन है। बोला हम नहीं जानते भैया कौन है, पास लाओ तब जाओगे। अच्छा। तो फिर मैंने कुछ लोग को फ़ोन किया जो अंदर में तो लोग थे, मैंने कहा यार ये तो गेट पे दिल्ली के ही थे वो लोग, कि मुझे अंदर नहीं आने देने। तो वो आए, बहरहाल मैं अंदर चले गया, मेरे साथ 1-2 लोग और अंदर चले गए। अब गए तो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, अच्छा सजा हुआ है, तो मैं जाकर के एक सीट पे बैठ गया। पहली बात तो मुझे कोई वेलकम करने भी नहीं आया। अच्छा। मैं एक सीट पे बैठ गया, अब सीट पे आता हूँ फिर एक गार्ड और आ जाता है, चलो भाई यहाँ से उठो, यहाँ पर गेस्ट के लिए जगह, चलो। अच्छा। तो मुझे बड़े इंसल्ट फील हुई। मैंने कहा प्रोग्राम हमारा, नाम अभी हमारे आने वाले हैं, ना हमें यहाँ पूछने वाला, ना हमें बैठाने वाला। तो वो दिन था, वो दिन और आज का दिन फिर मैं उस फंक्शन में ही नहीं गया। अच्छा। मैंने इस बारे में बोला भी कई लोगों को, मैंने कहा ये कोई तरीका नहीं है, आप इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन हो रहा है, कम से कम आपके वॉलंटियर को पता होना चाहिए कि जिसको अवार्ड मिल रहा है तो वो है कौन। तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि जो बड़े लेवल के सिंगर्स हैं, बड़े लेवल के एक्टर हैं, उनके लिए तो एयर के टिकट भी हैं, अच्छा, उनके लिए एकोमोडेशन भी है, अच्छा, उनके लिए फूडिंग भी है, बाकियों के लिए नहीं है। अच्छा अच्छा। बाकी अपने खर्चे पे आओ। मतलब ऐसा लगता था कि साला एहसान हो रहा है हमारे पर ना। तो मैं उस दिन के बाद वहाँ कभी गया नहीं, और हो सकता है शायद इसलिए मेरी फिल्म को इन्होंने ना रखा हो, यू का मे बी आप नहीं जाते इसलिए मैं भी ना नहीं थे। जाता हूँ। लेकिन एक मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर मुझे कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई यहाँ फिल्म भेजने के लिए अपनी फॉर्म भरना पड़ता है आपको। अच्छा। तो जब मेरे एक्टर का मेरे पास फ़ोन आया कि भैया अवार्ड फंक्शन है, हमारी फिल्म को नहीं रखा गया, तो मैंने कहा यार मुझे ऐसा ऐसा लगा है कि शायद, तब उसने एक पोस्ट बना के डाली। अच्छा, वो पर्चे भरने वाले। हाँ कि भाई क्या हमको एक अब फॉर्म भर के देना पड़ेगा कि हम हमारी फिल्म को रखा जाए। तो वहाँ से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो फिर यूका वालों का भी एक उसने मैसेज आया, उन्होंने एक फ़िल्म की लिस्ट जारी करी। तो उस फिल्म में हमारी फिल्म का नाम तो था, लेकिन हमारी फिल्म को किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया। इस बात की हैरानी थी। अच्छा, क्योंकि हमारी फिल्म में मंजू बगुणा जी थी, हमारी फिल्म दादी को बक्सा थी, और दादी का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। उन्हीं मंजू बगुणा जी को आपने दूसरी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग में रखा है। अच्छा। तो इस फिल्म को क्यों नहीं रखा भाई, जिसमें उन्होंने मेन रोल किया। या हमारी फिल्म इतनी वल्गर थी, या हमारी फिल्म समाज का आईना नहीं, हमारी फिल्म तो समाज का आईना थी। बस ये था कि एंटरटेनिंग फिल्म थी। आप बेस्ट एंटरटेनिंग में ही रख देते उसको, कोई तो कैटेगरी देते ना, तो उसे किसी कैटेगरी में रखा गया, इस चीज़ का अफसोस है। बट फिर मैं यही कहूँगा कि भाई उनका फंक्शन है, उनकी मर्जी है। हाँ, एग्जैक्टली। वो हमें बुलाएं ना बुलाएं, हमारे को रखे ना रखे। क्राइटेरिया, मतलब ऐसा लगता है ना आप लोगों की, थोड़ा क्राइटेरिया सेट करने की जरूरत है। बिल्कुल सेट करने की ज़रूरत है। आप जूरी बना रहे हो, आप कैटेगरी बना रहे हो, आपको ये नहीं पता कि एक फिल्म आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे रहे हो, आपके बेस्ट एक्टर में जिसने फर्स्ट टाइम फिल्म करी है वो भी है, जो 10-20 साल से फिल्म कर रहा है वो भी है। भाई आपकी डेब्यू कैटेगरी कहाँ है? एक्टर ने पहली बार फिल्म करी। आपको देखो बॉलीवुड में भी होता है, एक डेब्यू एक्टर का अवार्ड अलग होता है। फर्स्ट टाइम किसी ने फिल्म करी है, उसको डेब्यू एक्टर बेस्ट एक्टर मिल गया। तो क्या लगता है कि इससे जो पुराने कलाकार काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मनोबल कुछ हल्का पड़ता है?
देखिए मनोबल पुराने तो actor। हल्का नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें भी फर्क नहीं पड़ता, मैं मिले ना मिले कोई नहीं, ऑडियंस देख रही है। लेकिन इतना कभी कभी ये लगता है कि वो अवार्ड फंक्शन इतना बड़ा, इतने भव्य तौर पे होता है ना, कि वहाँ जो देखने वाले लोग होते हैं, जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा फंक्शन है, तो और यहाँ पर जो फिल्में सेलेक्ट की गई हैं वो बहुत बड़े लेवल की हैं, तो वहाँ कभी कभी हमारी फिल्म माइनस में, मुझे लगता है अपना पर्सनली, कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म को माइनस मार्क, मतलब बैड मार्केटिंग कहते हैं ना, बैड मार्केटिंग हो जाती है हमारी फिल्म के लिए, कि भाई इनकी फिल्म को नहीं रखा गया, इसका मतलब इनकी फिल्म में कुछ नहीं होगा। जबकि हकीकत ये है कि हमारी फिल्म उनसे बेटर थी, उनसे मतलब हर किसी नहीं, लेकिन उसमें कुछ फिल्मों को ऐसी रखा गया जिन फिल्मों को ना तो किसी ने देखा ना पसंद किया, और वहाँ पर पहले भी अवार्ड फंक्शन में ऐसी हुआ है, कई फिल्म ऐसी फिल्मों को अवार्ड, बेस्ट अवार्ड मिला है जो फिल्में रिलीज ही नहीं हुई। अच्छा। हाँ, कुछ फिल्में ऐसी थी हमने कहीं नहीं देखी वो फिल्में, और वो आगे जी बेस्ट फिल्म का अवार्ड उसको जाता है। तो क्या अवार्ड मिलने के बाद रिलीज हुई वो? हमने तो आज तक नहीं देखी। अच्छा, कमाल है। तो जूरी जो रखते हैं ना, तो जूरी को भी कम से कम एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई क्या कैटेगरी होनी चाहिए। एडिटर का कोई वहाँ नहीं है, अवार्ड नहीं। भाई एक फिल्म तो बनती तभी ना जब एडिट होगी, एडिट के बाद ही फिल्म बनेगी, एडिटर का नाम ही नहीं है। लास्ट ईयर हुआ था, तो उसमें क्या कहता है, जिसने बीजीएम बनाया, बैकग्राउंड म्यूजिक जो स्कोर किया, उसका नाम कहीं और डाल दिया। उनको यही नहीं पता है कि म्यूजिक डायरेक्टर जो सॉन्ग्स बनाएगा वो अलग है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बनाएगा वो अलग है। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद, जो इतने अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, मुझे लग रहा है अगली बार से शायद ये लोग इस बात का ध्यान रखें, अगर ऐसा हो रहा है तो। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हर साल होती है, ये बात हर साल उठती हर है, साल उठती है, हर साल उठती है, किसी ना किसी मंच से, किसी ना किसी मन से। अब देखिए, ये तो खैर अलग बात है कि भाई मेरी फिल्म थी वहाँ, मेरी फिल्म को नहीं दिया, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी भी उठी है कि भाई हमारी फिल्म थी, कैटेगरी में थी, नहीं है, वो तो चलो उनकी है, मर्जी है, लेकिन आपकी कैटेगरी ही ठीक नहीं है उसमें। मेन मुद्दा तो ये है ना कि आप जो कैटेगरी बना रहे हो नहीं है। अब बेस्ट कॉमेडी वाले को आप बेस्ट सपोर्टिंग रोल दे रहे हो, है ना, आपके विलन का पता नहीं है, विलन किसी को भी आप उठा के विलन का रोल दे रहे हो, किसी को भी आप उठा करके बेस्ट कॉमेडियन दे रहे हो, किसी को भी उठा के बेस्ट एक्टर दे रहे हो। अच्छा, सब्सिडी पे आते हैं। अभी आजकल जो इतनी सारी फिल्में बन रही हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सब्सिडी जब से मिलने लगी है तब से ये फिल्में जो है बढ़ गई है संख्या? आपने भी बनाई है। जी जी जी, नहीं देखिए, सरकार ने पॉलिसी बनाई है सब्सिडी की, वो इसीलिए बनाई है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाएं, क्योंकि ज़्यादा फिल्में बनेगी तो हमारा उत्तराखंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी, है ना, और इंडस्ट्री ग्रो करने से एक, मुझे लगता है कि एक प्रदेश की उन्नति पे फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को प्रमोट करता है। होड़ तो लगी है, लेकिन उस होड़ के चक्कर में कई बार ऐसा हो रहा है कि बस सब्सिडी के नाम पर फिल्में बन जा रही हैं, मतलब इतनी जल्दबाजी में लोग बना रहे हैं ना कि स्टोरी लाइन नहीं है, या कैसे भी करके बना दे रहे हैं। फिर कई लोग, मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखा कि जी फिल्म बना दी, अब फिल्म बनाई दी, क्यों बनाई जी, पैसा कहाँ से निकलेगा, इतना तो गवर्नमेंट दे देगी, इतना तो 50% तो गवर्नमेंट ने देना है। उनके दिमाग में बस इतना है कि 50% देना है, ये नहीं, बट गवर्नमेंट तो 50% तक देती है ना, 50% थोड़ा ना देती है तक। आपके अगर 50 लाख रुपए लगे तो वो 50% तक देगी, वो भी आपकी फिल्म की गुणवत्ता को देख करके। आपने जो बजट दिया है वो बजट एक्चुअल है कि नहीं है, उसमें कई सारे क्राइटेरिया, वो जो लोग स्टडी नहीं करते। ठीक, फिर क्या है कि अब मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे कि फिल्म बना दी, अब उनको ये नहीं पता कि फिल्म बनाने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेने के लिए पहले प्रोड्यूसर कार्ड चाहिए होता है, प्रोड्यूसर कार्ड नहीं बना, टाइटल रजिस्टर नहीं है, ये सब कुछ सेंसर में कैसे भेजना है ये नहीं पता। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप फिल्म बना रहे हो सब्सिडी के लिए, तो आपको पता होना चाहिए पहले से कि उसकी फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती है। बिल्कुल, है ना। मैंने भी कुछ चीज़ें सीखी, अपने सीनियर से पूछा, उन्होंने मुझे गाइड किया, तब मैंने फिल्म बनाई। अच्छा, आप एक्टिंग से आपने शुरुआत करी, सिंगिंग भी करी, कोरियोग्राफी, डायरेक्शन, सब कुछ, तो कैसे, मतलब कोरियोग्राफी में कैसे आपका टर्न हुआ कि आप कोरियोग्राफी में आ गए? ये हाँ, शुरुआत हमने एज एक्टर ही करी जी। तो जब हमने कुछ गाने करे तो हमें लगा यार कुछ मज़ा सा तो आ नहीं रहा, कि जैसे हम फिल्में देखते हैं, जैसे हम हिंदी गाने देखते हैं कि यहाँ से एंगल आ रहा है, वहाँ से एंगल आ रहा है, हीरो जब हीरो की एंट्री हो रही है तो लग रहा है कि वो हीरो है। तो हम जब करते थे तो हम एक्टर बने, ऐसे ही आ गए,
मुंह उठा के मतलब डांस करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। मैंने भाई अजय को और मेरे को लगा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। हमने कहा एक काम करते हैं, हम खुद डायरेक्ट करते हैं। तो शुरुआत में हमने क्या किया, बजट उठाया, स्ट्रगलिंग टाइम था। तो स्ट्रगलिंग टाइम पे हाँ जी कितने में करोगे जी, 20,000 में कर देंगे, 25,000 में। हर कोई करता है काम पाने के लिए, हर कोई जी 50,000 का काम है तो वो बोलेगा जी मैं 20 में कर दूँ, मुझे काम मिल जाए। तो हमने भी किया, हमने घर से पैसे लिए पापा से, क्योंकि हमें घाटा तो होना ही था। अच्छा प्रोजेक्ट बनाना तो घाटा तो होना ही, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 50,000 की है। हमने तो 20-25 में उठा लिया। तो वहाँ हमने फिर क्रिएटिविटी शुरू की। हमारे को कुछ अच्छे कैमरामैन मिल गए, जैसे अमित दुआ जी थे, वो हमारे को मिले, रवि भाई मिले हमें। तो इनके साथ मिलकर के हमने काम किया। तो फिर हमने सबसे पहले क्या किया कि एक हीरो का और एक हीरोइन का इस्टेब्लिशमेंट शॉट कैसे होने चाहिए। फिल्मों में जब गाने पे जब हीरो चल के आए तो वो लगे कि ये हीरो है। तो वहाँ से हम लोगों ने फिर धीरे धीरे इस तरफ शुरुआत करी। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके कोरियोग्राफी में फिर हमने नए नए स्टेप किए। तो मैं आपको इस मंच से, इस चैनल से, आपके चैनल से ये भी बोलना चाहता हूँ कि अभी जो आप कई गाने देखते होंगे ना कि सेट लगे हुए हैं, स्टोरी लाइन हो रही है, पहले स्टोरी शुरू होती है फिर गाना शुरू होता है, तो ये हम 2006-07 में कर चुके हैं। अच्छा। और जो आज के बड़े डायरेक्टर हैं वो उस समय हमारे साथ काम करते थे। तो वैसे वो सार्वजनिक तौर पर कई बार कहते हैं कि भैया हम लोगों ने आपसे ही सीखा है। अच्छा, आपने एक्टिंग की, सिंगिंग की, आपने डायरेक्शन, कोरियोग्राफी आप कर रहे हैं, कैमरा आप हैंडल करते थे, और आजकल के टाइम में अधिकतर लोग ऐसा कर भी रहे हैं। तो उससे लग रहा है कई सारे लोगों का रोजगार मर रहा है, और आपने भी शायद कैमरा छोड़ दिया कुछ इसी वजह से। हाँ नहीं, मतलब मैंने जब बीच में क्या हुआ कि मैं एज ए डायरेक्टर काम करता था, तो मेरे साथ कुछ मेरी टीम थी जो एडिटर थी, कैमरामैन थे। तो बीच में क्या होने लगा कि उन लोगों ने प्रोजेक्ट पकड़ने शुरू कर दिए कि मतलब कैमरामैन ही प्रोजेक्ट पकड़ ले रहा है, डायरेक्टर का भी प्रोजेक्ट उसी ने पकड़ लिया, मैं ही कर दूंगा, मैं ही कर दूंगा। तो मैंने कहा यार ये करे तो फिर जब ये मेरा काम पकड़ तो मैं भी इनका काम पकड़ लेता हूँ। सीधी सी बात है। मैंने क्या किया, कैमरा खरीदा, और क्योंकि कैमरे का मुझे नॉलेज था, फ्रेम का नॉलेज था, थोड़ा बहुत ये देखना था कि कलर सेट कैसे होते हैं, वो मैंने सेट किया और मैंने कैमरा उठाया, मैं शूट पे चले गया। अब क्या था कि मैंने कहा जी कैमरा ही मैं कर दूंगा, डायरेक्शन भी मैं करूंगा, कोरियोग्राफर तो मैं हूँ ही, सिंगिंग और एक्टिंग भी मैं करता हूँ। तो मैंने शुरू किया और अच्छे भी किए। बट मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं सारा काम कर रहा हूँ, तो जो दूसरे कैमरामैन हैं अगर उनके पास कल के दिन ये डिमांड आती है कि हमें कोई अच्छा डायरेक्टर चाहिए, तो वो मुझे नहीं बुलाएंगे। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वो मुझे नहीं, क्योंकि उनको लगेगा जब ये कैमरा, जब ये हमारा काम भी यही कर रहा है तो हम इसको काम क्यों दें। और ऐसा होता भी है, होता है, बिल्कुल होता है। इंडस्ट्री में, यहाँ भी इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जो खुद ही करते हैं। तो और यही है कि उनका अब क्या हो गया कि कैंप बन गएंगे। आप अगर नोटिस करोगे ना तो कैंप बन गए हैं उत्तराखंड में। अच्छा। ग्रुप्स बन गए हैं, ग्रुप्स। अच्छा, कि एक ग्रुप है वो कैमरामैन है, उसका दोस्त डायरेक्टर है, ठीक है, उसके कुछ प्रोडक्शन के साथ के हैं, उनके चुनिंदा सिंगर्स हैं जो सिंगर उनके अलावा किसी से नहीं कराएंगे, वो उनके अलावा किसी और का काम नहीं करेंगे, वो उन्हीं हीरो को काम देंगे। अच्छा। ऐसे भी दूसरा ग्रुप है, ऐसे ही तीसरा ग्रुप है। तो जब ग्रुप वाइज हो जाता है ना तो इंडस्ट्री फिर बड़ी डगमगाने लग जाती है, मतलब गड़बड़ हो जाता है मामला। और ये यहाँ हो रहा है इस वक्त। अच्छा। तो मैंने अपनी उसमें ये किया, मैं फ्रीलांस काम करूँगा भाई, मेरे साथ ना कोई मेरा ऐसा कोई पर्सनल कैमरामैन है, ना मेरा ऐसा कुछ है कि मैं इसके साथ ही काम करूँगा। मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि जो एक ही, अब आजकल क्या हो गया, प्रोड्यूसर को तो पैकेज चाहिए, उसको यार मेरे को कैमरामैन जो है, आज की देखो कैमरामैन क्या है, एडिटर भी वही है, ड्रोन भी वही चलाएगा, ठीक, और कैमरा भी वही कर रहा है, तीनों काम वही कर रहा है, और अब उनकी अपनी गाड़ी भी है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर को क्या चाहिए कि यार मेरे को एक पैकेज में सब कुछ मिल रहा है, गाड़ी भी सही बात है। तो प्रोड्यूसर अपनी जगह गलत नहीं है, उसको सस्ता जो इन्वेस्ट करेगा वो तो देखेगा कितने फायदे मिल सकते हैं। लेकिन वही बंदा, चलो मैंने कहा ये भी ठीक है कि आप टेक्निकल भी सब कुछ कर रहे हो, अच्छी बात है कि एक ही आदमी ने, क्योंकि वो अच्छा कैमरा कर रहा है तो उसको पता है मैंने एडिट कैसे करना है, ड्रोन भी हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत कब आती है कि जब वो डायरेक्शन भी करने लग जाता है, जब वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि डायरेक्शन भी मैं ही कर दूंगा, या हीरो कहाँ से आएगा, हीरोइन कहाँ से आएगी। कई मैंने देखा, अरे उसमें कुछ ज़्यादा थोड़ा ना है, मैं एक लड़का बुला लूंगा मैं, क्योंकि विजय भारती तो पैसे ले लेगा, या अजय भारती या जो भी और बड़े डायरेक्टर, वो तो इतना पैसा मांगेंगे, तो उसके आधी से आधी पेमेंट में कि लड़का पकड़ लेंगे, वो डांस कर देगा और हो जाएगा। अब यहाँ जितने कोरियोग्राफर है ना, जो आज की डेट में कई कोरियोग्राफर हैं, तो उनका क्या है कि डांसर बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन फ्रेमिंग नॉलेज नहीं है उन्हें,
कि किस डांस को किस फ्रेम में बनाया जाए, कौन सा डांस कौन से फ्रेम में अच्छा लगेगा। तो कुल मिलाकर के फिर बाद में होता है कि भाई कैमरामैन ने तो अपनी इज्जत बचानी है, तो अच्छा शूट कर देता है, और उसके अच्छा शूट करने से वो डायरेक्टर बेस्ट बन जाता है। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ज़्यादा। ये भी है। अच्छा, एक रील वाला सवाल हमारा जो जो कोलैबोरेशन आजकल वाला, आप आपको भी दिक्कत होती है? हर किसी से पूछ रहे हैं। हाँ। नहीं देखिए, अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है हाँ। और मेरे को कोई कोलैब कर रहा है, आप मेरी आईडी में जाके देख सकते हैं, तो मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट है अपना। हाँ, ये हो सकता है कि आप कल के दिन किसी और के गाने में रील बनाए जिसका मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, आप मुझे कहोगे कॉलेब एक्सेप्ट कर लो, तो शायद मैं ना करूँ। वो मैंने कई बच्चों को ऐसा कहा भी है कि यार मैं आपका कॉलेब कैसे एक्सेप्ट करूँ, ना मैं उसका डायरेक्टर, ना वो मेरे चैनल का, ना मेरा मतलब उससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर मेरा लिंक है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। बट आज के कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं भैया हमको, वो अपना गाना करने के बाद भी उनको जो लगता है कि हम क्यों करें। मैं कुछ आपको ऐसे बताऊंगा, कुछ प्रोड्यूसर से मेरी बात हुई, बोला विजय भाई हम इस चीज़ से ज़्यादा परेशान हैं कि हम गाना तो दे रहे हैं, अब आर्टिस्ट पेमेंट के लिए मुंह खोलता है, मेरे को 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 12,000 चाहिए, हम पेमेंट भी देते हैं। पेमेंट देने के बाद हमें उनके पीछे फ़ोन करने पड़ते हैं 10 की रील बना दो, रील बना दो, रील बना दो, और बाद में वो कहता है कि क्यों नहीं बनाई, कि जी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे को उस गाने में दम नहीं लगा। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स का ये कहना है। और देखो वो ना कोलैब एक्सेप्ट करने की वजह भी है कि उनको उसमें दम नहीं लगता। तो अगर आपको दम नहीं लगा तो पहले ही मना कर देते, तो आपने वो गाना किया क्यों? केवल पैसे के लिए। हाँ। तो इन्फ्लुएंसर्स जो है वो तो केवल पैसे के लिए आज सब कुछ काम कर रहे हैं। रील बनेगी तो पैसे के लिए, उनसे कोई बाइट बुलवानी हो ना आपको, हाँ, तो भी आपको पूछेंगे पहले। आपने भी एक नया प्रकरण सुना ही होगा, कौन सा? वो जो हुआ नहीं, वो अभी वायरल हुआ जो सीएम साहब का। अच्छा। हाँ। कि भाई पैसे के लिए है ना, तो सीधी सी बात यही है, आप पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हो। अब फिर आप ये कहते हो कि जी हम उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम उत्तराखंड के लिए इतने सालों से लगे हुए, हमने उत्तराखंड के लिए ये किया, वो किया, कल्चर के लिए किया। ऐसे नहीं होता। कल्चर के लिए दिल से किया जाता है। आपको गाना अच्छा लगता है, आप रील बनाओ, उसको करो, और अगर आपका इन्वॉल्वमेंट उस प्रोजेक्ट पे है तब तो एक्सेप्ट आप करो। मान लो, अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप मुझे कोलैब करिए, तो मेरा फर्ज है वो। आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी मुझे फोन करके। हाँ, हो सकता है कि मैं उस वक्त आपका मैसेज ना देखा हो, मैंने फोन ना खोला हो, लेकिन अगर मैं इंस्टाग्राम हर कोई खोलता है रोज, हमें पता चल जाता है हमने किसको, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें कोलैब को। बिल्कुल। और जो नहीं कर रहा है, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि भाई वो तो केवल पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी ना सोशल मीडिया के बाहर कोई दुनिया ही नहीं है, कुछ ऐसा भी लगता है। हाँ, उनको ये लगता है, और ये बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ये जो ये नहीं करे ना, इनको ये लगता है कि भाई हमारा जो एक लेवल है, हमारी रील्स का स्टैंडर्ड घट जाएगा अगर हम इसको कोलैब एक्सेप्ट करेंगे। ये तो है। तो या तो फिर आप पहले ही बोल दो कि जी मैं आपका प्रोजेक्ट करूंगा, मैं कोलैब एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो फिर आपको बुलाया ही ना जाए। बिल्कुल सही बात है, वही है ना। रिजेक्ट हो जाए। इंटरव्यूज के लिए तो आप चले जाते हो कि जी अपना, फिर इंटरव्यूज के लिए फिर इंटरव्यू वाला भाई पॉडकास्ट वाला बोलता रहे यार प्लीज एक्सेप्ट कर लो। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि प्लीज शेयर कर दो इसे, ये भी होता है। तब वो ये भी कहते हैं हमारे अकाउंट हम खुद नहीं देखते हैं, हाँ। हमारी बाहर की कंपनी देखती है जो हमें काम देती है, तो हम कोलैबोरेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अरे तो पॉडकास्ट में क्या हो गया? फिर बोलते हैं उन्हें लगता है हमने पैसे लिए हैं इस चीज के भी। नहीं, तो मैं इस चीज के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसकी कंपनी ही देखती है, तो पॉडकास्ट के लिए भी जब आपके पास आएगा तो आप कंपनी से डील करवाओ ना, वही डील करेगी ना, सीधे। उसके लिए तो आप सीधा जा रहे हो। नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, आप ही के साथ नहीं हुआ, क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर हूँ, तो जब मुझे प्रोजेक्ट मिलता है तो प्रोड्यूसर को के ऊपर मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं उसको अपने एक्टर की रील्स दूँ, तो मुझे भी आर्टिस्टों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं कई बार। बट मैंने अब एक फंडा अपना लिया कि अब मैं किसी को काम देता हूँ तो प्रोजेक्ट से पहले ही बोलता हूँ कि आपके 10 रील मुझे चाहिए, अगर आप बना सकते हो तो मैं आपको कास्ट करता हूँ, अदरवाइज फिर मैं प्रोड्यूसर बोलता हूँ कि मैं नहीं करूँगा। फिर प्रोड्यूसर खुद निपटे, वो उसकी मर्जी है, उसको लेना चाहते हैं। मैं तब लूंगा अगर आप मुझे 10 रील बना के दोगे, 10 नहीं दोगे तो एटलीस्ट 5-6 तो बना के दो, जिसकी कन्फर्म्ड हो जो। बिल्कुल, है ना। बाकी तो आपकी मर्जी है भाई, आप 100 बनाओ 50 बनाओ, बट इतना तो आपका फर्ज बनता है कि। बिल्कुल सही, क्यों नहीं बनता? हम अपने प्रमोशन नहीं कर रहे हैं और हमें पता नहीं कहीं ना कहीं ये घबराहट है कि दूसरे का प्रमोशन हो जाएगा। दूसरे का प्रमोशन, चेहरा तो तुम ही हो। हाँ, कई लोगों को मैंने ये भी देखा कि यार उसका ज्यादा हो जाएगा, वो ये भूल जाते हैं कि एज ए एक्टर तो हम भी तो प्रमोट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और चेहरा तो तुम ही, फेस तो तुम ही हो। हाँ। पता नहीं ऐसी सोच कैसे रखते हैं। चलो एक गाना और सुना दो।
हिंदी भी सुना सकते हो मैं आप? हिंदी सुनाता हूँ आपको, मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है, और जब मैं स्कूल टाइम में था तब से गाता हूँ मैं उस गाने को। महफिल में सितारों की रात भर, महफिल में सितारों की रात भर, तेरा जिक्र ही चलता है, दीदार तेरा पाने के लिए ही चांद निकलता क्या बात है, महफिल में सितारों की रात भर, गुन 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 सागर की लहरें गीतों को तेरे ही गाती है, गुन 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 सागर की लहरें गीतों को तेरे ही गाती है, संग सन सन हवाएं सातों सुरों में नगमे तेरे दोहराती है, नगमे तेरे दोहराती है, गुल गुल गुलशन में नाम तेरा, गुल गुल गुलशन में नाम तेरा, लेकर ही निकलता है, दीदार तेरा पाने के लिए ही चांद निकलता है, महफिल में सितारों की रात भर। बहुत बढ़िया। आपने म्यूजिक सीखा हुआ है? जी हाँ, मैंने म्यूज़िक सीखा साथ से संगीत से, तो 1 साल का म्यूज़िक मेरा रह गया था। अच्छा। वजह ये हुई थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट ने मतलब मेरी लाइफ में 2-3 एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को टर्निंग पॉइंट में डाला। जब मैं छोटा था, मैं रहूँगा 2-2.5 साल का, तब मेरा पैर जल गया। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हुआ 6 क्लास में, कि तो मेरी पैर टूट गया। तो पैर टूटने के बाद ये पैर में 3 बारी प्लास्टर चढ़ा है, मतलब मुझे पूरे 12 महीने रेस्ट करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है 2-2.5 महीने का प्लास्टर चढ़ता है। 2.5 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा, फिर खुला, थोड़ा चलना शुरू किया, पता चला कि हड्डी जो है टेढ़ी हो गई। फिर प्लास्टर बंधवाया, फिर 2-2.5 महीने चला, फिर बंधाया तो फिर पता चला एक हड्डी निकल गई थी मेरे। तो 2 बारी जो हुआ कि वो सही से नहीं जुड़ा। फिर एक राजपुर में डॉक्टर फुनसुक थे, तिब्बती डॉक्टर थे, फिर उनके पास गया, फुंगसुक वांगड़े। फुनसुक वांगड़े। तो वहाँ किसी ने बोला कि आप ना वहाँ दिखाओ, मेरी मम्मी लोग को बोला वहाँ दिखाओ, तो वहाँ गए। फिर फाइनली वहाँ जा कर के मैं ठीक हुआ। तो मेरा 1 साल पूरा बर्बाद हुआ। तो मतलब इस तरह आपने की बहुत गिर कर हाँ, चलना गिर सीखा है, चलना सीखा। फिर मैं तभी इंडस्ट्री में इतनी मजबूती है इतने संघर्ष फिर करने मैं के क्या बाद। बोलते से, जब स्कूल में एज ए म्यूज़िक टीचर, मैंने 3 साल एज ए म्यूज़िक टीचर भी काम किया जसवंत मॉडर्न स्कूल में। तो उसी वक्त क्या हुआ कि मैं छत पे चढ़ा, जो मैंने भी बताया था कि शूटिंग से के बाद, तो छत से गिर पड़ा मैं। अब गिरा तो मेरा भाई मेरे साथ था, तो मुझे ऑटो में डाल के घर ले आए वो। अब घर ले आए तो मेरे पेन हो रहा था बहुत। तो बोला कि मेरी नई नई शादी हुई थी उस वक्त, मुश्किल से 3-4 महीने, अब पुरानी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए 3-4 महीने हुए थे। हाँ। तो पेरेंट्स ने बोला क्या हुआ, मोहल्ला मतलब घर वाले उस वक्त ना। वैसे आपकी लव मैरिज है? जी जी जी, है ना, आपकी जोड़ी देख के लगता है, मुझे लग रहा था आज लेके आएंगे, आई नहीं मैडम को लेके। तो क्या हुआ कि आपको पता होगा कि पहले आस पड़ोस इकट्ठे हो जाते थे दुख मुसीबत में। तो मेरे सारा पड़ोस इकट्ठा हो गया। तो मैंने देखा, मैंने कहा कोई नहीं मैं खड़ा होता हूँ। मैं खड़ा हुआ ना तो मैं बेड पे गिर गया, फिर मैं खड़ा नहीं हो पाया। तो मुझे सडनली एकदम से CMI हॉस्पिटल ले गए। तो चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बोला इसका जो रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। तो जब मैंने सुना रीढ़ की हड्डी तो मेरी तो बत्ती गुल हो गई बिल्कुल। मैंने कहा रीढ़ की हड्डी में तो इसका मतलब तो, या तो मैं तो खड़ा होने में दिक्कत हो जाएगी मेरे को तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मम्मी थी मेरी, मैंने कान पे बनाने, मम्मी बात सुनो, डॉक्टर से पूछो कि मैं डांस कर लूँगा। मैं वही सोच रही थी, अभी वही सोच रही थी मैंने यही पूछा मम्मी से, मम्मी डॉक्टर से पूछना मैं डांस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आपकी मेरी चुप रहे। तो मम्मी ने कहा, तो डॉक्टर ने कहा क्या कह रहा है वो? तो ये मतलब बेटा अभी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में लगी, अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट करो। तो रेस्ट के बाद जब मैं 6 महीने बाद जब चेकअप के लिए गया तो मुझे डॉक्टर ने कहा तुम्हें वजन का सामान नहीं उठाना है, उछल कूद का काम नहीं करना है। वही कर रहे हो आप? और मैंने वही किया।
इसीलिए डॉक्टर जो बोलते हैं वो कभी मत करो, जो तुम्हारा मन कहता है वो ही करो, तभी तुम आगे बढ़ोगे जीवन में। आप देख सकते हैं कि आज की डेट में मैं एज ए कोरियोग्राफर के ही नाम से मुझे ज्यादा जाना जाता है कि सही बात है, कोरियोग्राफर डांस करते ही नहीं है, करवाते हैं, कितनों को नचवा दिया है, कितनों को डांस सिखा दिया है आपने। अच्छा, तो अब आपके आगामी प्रोजेक्ट, आपका अभी ध्यानी वाला गाना जी, एज अ डायरेक्टर आपने उसमें काम किया था प्रीतम भरतवाण भाई के, फिर आपका राइफलमैन, और अभी आपके 2-3 गाने काफी, खुद ही बता दीजिए आप जो अभी चल हाँ, रहे तो हैं। 2025 में मेरे 3 गाने तो ऐसे आ गए हैं जो कि मिलेस हाँ। बना है। एक कल्या की बुआरी था रोहित चौहान का, जी ये प्रीतम जी का कैमरा, जी, और अब ये ललित मोहन जोशी का मैंने किया है राइफल मेरी कहानी है। सब बहुत मिलियन लोगों वाले ने हैं। बहुत पसंद किया, और मतलब हर गाने की अपनी खासियत रही है। जैसे कल्या की बुआरी है, मैंने एक ऐसा स्टोरी लाइन बनाई थी कि आप उस गाने को देखेंगी तो कि एक पत्नी काले काले पति की गोरी कल्या की पत्नी बुआरी, को काले की बुआरी, गांव में क्या क्या सुनना पड़ता है कि भाई तू काले की की बुआरी पत्नी, और होने में। जब पति सुनता है कि यार इसकी तो उसको बुरा लगता है कि किसने कहा तुझे कल्या की बुआरी हुई, हाँ। किसने कहा तुझे काले की बुआरी, मैं बताता हूँ उसे। तो गाना बड़ा हंसी मजाक का था। उसके बाद प्रीतम जी का कैमरा किया, आपने देखा, आपको पॉडकास्ट हुआ था कि उस गाने को कितना पसंद किया गया। उसके बाद अभी हमने जो राइफल मेरी कहानी माँ किया, तो इसके लिए भी मुझे एक चैलेंज मिला। मेरे पास फ़ोन आया कंपनी का, यंग उत्तराखंड का, जिनके काले वो गुलाबी शरारा जिनका गाना था, तो बड़ा इंदिरा का, जो उस चैनल के फ़ोन आया, बोला आपको ये गाना करना है, ललित मोहन जी का गाना है, लेकिन इस गाने की एक चीज़ है। मैंने कहा क्या? कि ललित मोहन जी रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट है उनका, और हमने रिटायरमेंट में रिलीज़ करना है गाना। लेकिन इस गाने में उनके रिक्रूटमेंट से लेकर के रंग रूट में जब वो भर्ती हुए, तब से लेकर रिटायरमेंट तक की पूरी जर्नी दिखानी है। मैंने कहा जर्नी दिखाने का मतलब आप समझते हो? जर्नी दिखाने का मतलब ये है कि भर्ती हुए, उनका बचपना भी दिखाना पड़ेगा, मतलब जब 18 साल के रहेंगे, 19 साल के रहेंगे, वो भी दिखाना पड़ेगा, फिर उनकी जवानी भी दिखानी पड़ेगी, फिर ये भी। बोला हाँ ये तो है। मैंने कहा सर इसमें तो फिर वर्दी भी चाहिए हमें। बोला हाँ आप पता करो। राइफल भी चाहिए। बोला आप बजट की चिंता मत करो, वो सब हम करेंगे, आप रिक्वायरमेंट भेजो। तो बहरहाल हमने उनको रिक्वायरमेंट भेजी। फिर हमने उसके आर्मी पर्सन बनाने के लिए 20 से 25 लड़के मैंने इकट्ठा किए, क्योंकि मुझे भर्ती के भी दिखाने थे और बात के भी दिखाने थे। सबको मैंने कहा, हमारे जो कोरस के बच्चे हैं ना, आपने देखा होगा अलग अलग स्टाइल के हेयर स्टाइल्स रहती है, लंबे, कोई फ्रेंच, कोई आजकल तो बेल्ट का ज़माना है। मैंने कहा भाई मुझे फौजी कटिंग चाहिए, यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो मशीन, नो मूछे नो दाढ़ी, मूछे हो सकती है, दाढ़ी दूढ़ी क्लीन शेव। खैर लड़के आए, 2 दिन का शूट था। फिर मैंने उनको कहा, मैं एक वॉर भी शूट करूँगा इसमें। बोले वॉर की ज़रूरत क्या है? मैंने कहा एक आर्मी के बंदे की जो है आप लाइफ दिखा रहे हो बिना लड़ाई के, तो अधूरी है वो। भाई एक जज्बा की, लड़ाई का तो एक जज्बा होता है ना कि भाई मैं गया तो मैंने फलाने लड़ाई लड़ी। बोला ठीक है। तो हमने एक हीरोइन भी चाहिए भाई। तो इस तरीके से वो गाना शूट हुआ, और आप यकीन नहीं मानो, जिस दिन शूट किया 2 दिन बारिश रही। अच्छा, बारिश रही। कहाँ पे होता उसका शूट? ये हमने काणाताल किया, अच्छा, सुआखोली किया, चंबा शूट किया। लेकिन अब आप उस गाने को देखो, मैंने उसके लिए क्या किया कि इनकी कदम ताल होती है ना, लेफ्ट राइट जो थे, अब सारे तो अनट्रेंड, कोई तो फौजी है नहीं, कोई एनसीसी का कैडेट नहीं, तो 3 घंटे तो इनको ट्रेनिंग थी सुबह लेफ्ट राइट, क्योंकि कभी किसी के हाथ आगे जा रहे, कभी किसी के पीछे जा रहे, कभी किसी के गर्दन नहीं हो रही। तो आप ये लगा लो कि, और वो मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 से 4 सेकंड का शॉट था, लेकिन उसको हमने इस तरीके से शूट किया, परफेक्शन के लिए मेहनत तो परफेक्शन नहीं हुई तब तक हमने छोड़ा नहीं। हमारा बजट जा रहा था, हमारा दिन जा रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, दिन जा रहा है जाने दो, लेकिन हम ऐसी चीज़ ना करें कि कोई पॉइंट आउट करें हमें कि भाई देखो, पॉइंट आउट तो करते हैं क्योंकि हम इतना भी कुछ नहीं कर सकते। परफेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, फिर आप दिन भूल जाओगे कितने दिन लगेंगे ना। लेकिन प्यारा गाना है, लेकिन हमने उसमें इतनी मेहनत करी और पब्लिक का हमें बहुत प्यार मिला उस गाने के। तो मैं ऑडियंस का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राइफल मेरी कहानी में 2 मिलियन क्रॉस हो चुका है आज की डेट में, विद इन 1 मंथ। 2025 आपके लिए सुपर गया, 26 और भी सुपर डुपर जाए। और उत्तराखंड की नौनी के आप आए तो एक नौनियों के लिए, महिलाओं के लिए भी एक मैसेज दे दीजिए कुछ। महिलाओं के लिए मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आजकल की जिस तरीके से महिलाएं बढ़ रही हैं समाज में ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप समाज में बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज में बढ़ने के साथ साथ, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात को अदरवाइज ना लिया जाए, कि कुछ मर्यादाओं का भी उन लड़कियों को आज की डेट में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़कियां कभी कभी क्योंकि मर्यादा से लिमिट क्रॉस कर जाती हैं, तो उस पर आप अपने संस्कारों का, अपने
इस चीज का ध्यान जरूर जैसे दें। कौन सी मर्यादा से लिमिट क्रॉस करती है, हम थोड़े से खुलवाना चाहेंगे। कई बारी आप देखते हैं कि उनके जैसे, अब फिर मैं बोलूंगा तो फिर वो कंट्रोवर्सी इस तरह की होती है, जब लोगों ने अनिरुद्धाचार्य को नहीं छोड़ा बोलोगे तो भी controversy है। मेरा तो गला पकड़ लेंगे सब। पर यह है कि महिलाओं के अंदर जोश है, अच्छा बढ़ रही है, वो आगे, उनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनको सोच समझ करके बोलनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कि आपको वो बात तो खोलनी पड़ेगी, थोड़ा हिंट तो मिलनी चाहिए ना, मर्यादा वाली। नेक्स्ट पॉडकास्ट मर्यादा वाली हिंट तो थोड़ी सी दे दो ना। मर्यादा तो कई सारी चीजों में होती है ना, परिवार में, कपड़ों में, गाली गलौज में, खाने पीने में, किस सेंस में? मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा। आजकल मैंने काफी लड़कियों की इस तरह की लैंग्वेज गाली। देखता हूँ कि अब्यूज वर्ड यूज करते हैं वो। तो इस अच्छा। तरह की वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए ना, कि थोड़े छोटे बड़े का सम्मान होना चाहिए। वो तो होना चाहिए हर क्षेत्र में, सबका। मतलब ये मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा एक सजेशन है, क्योंकि जिस तरीके से हम नारी का सम्मान करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि नारी को भी अपनी समानता के लिए इस चीज को, कि ताकि उसका सम्मान बरकरार रहे, तो इस तरह के लैंग्वेज का प्रयोग करे कि जो सभ्य लगे। और पुरुष भी इसी तरह की लैंग्वेज जी का जी, प्रयोग पुरुष भी, करे। केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुष का भी है। पुरुषों को भी मैं देख रहा हूँ, अभी पिछले पन्नू भाई के साथ एक बार उसने सोशल मीडिया पे इतनी गंदी गाली गलौज करी, और मैं ये, हाँ जी शेफ थे, हाँ। तो मैं कहता हूँ आपको अपनी बात रखनी है, आप अपनी बात रखो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन अपनी भाषा का संयम रखो। भाषा पर संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हो। इस भाषा से ही आपका पता चलता है कि आपके परिवार से आपको क्या संस्कार। इस गाने में भी आपका कुछ ये जो शेफ वाला गाना आ रहा है? नहीं, इस गाने में नहीं है, मेरे तो अच्छा। दूसरे गाने में था। बाकी आपको पता ही है, जो कंट्रोवर्सी का गाना निकल चुका है आपके यहाँ से, रंग रूट वाला जो था। हाँ, रंग रूट वाला गाना, वो वापस आने की उम्मीद है, चल रहा है वापिस आने, देखिए उस पर कार्रवाई चल रही है। अब मिन्नी जी ने कर रखा है कार्रवाई, अब पता नहीं आता है कि नहीं आता, ये तो उनका आपसी मामला है। जी जी, है ना, क्योंकि दोनों मेरे नजदीकी हैं। वो जिन्होंने किया वो भी मेरे नजदीकी थे, उन्होंने मुझे भी कॉल किया था। अच्छा। बट मुझे, मैं आज मंच से मतलब ये कहना चाहता कि मुझे नहीं लगा कि वो गाना मिलता है। जी जी जी। क्योंकि अगर मिलने की बात हुई तो अभी जो मैंने गाना किया था, आपको याद होगा, सौरभ मठानी का लड़की बुआरी, उस गाने से मिलता जुलता गाना मैंने 2 दिन पहले देखा है रील्स में, रील में देखा है। और वो गाना तो इतना मिल रहा था लड़की बुआरी गाने से ना, जो आपकी वाली लाइन है ना उसमें कि सब्जी मंडी देहरादून, सब्जी मंडी देहरादून, माँ बुआरी रमीगे, ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन मैच कर रही थी। अच्छा। तो आजकल पता नहीं क्या हो गया, लोगों को एक दूसरी कंपोजिशंस तो ऐसे कर रहे हैं, है ना। मैच कर भी जाती है, थोड़ा बहुत आपस में भाई बंदी कर लो, थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ा बहुत भाईबंदी तो होनी चाहिए, है ना। बातचीत से सब चीज समाधान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास राग तो उतने हैं, गिने चुने ही, थोड़ा बहुत तो हो जाता है। हाँ, मैं उनके लिए ये कहता हूँ कि जो बिल्कुल ही कॉपी उठा के गा दे रहे हैं, वो गलत करते हैं, कि पूरा का पूरा गाना उठाया और गा दिया, वो चीज गलत है। इसका समापन भी मैं चाह रही थी एक गाने से हो जाए, आप एक गाना सुना दो बस, अब हो गया समाप्त। चलिए, मैं आपको अपनी फिल्म का दादी को बक्सा में जो गाना गाया था। हाँ, दादी को बक्सा में भी गाया था। दादी को बक्सा भी मैंने एक्टिंग भी की थी, डायरेक्शन भी किया था, गाना भी गाया था आपने, स्क्रिप्ट भी आप ही ने लिखी और पैसा ही मैंने लगाया था। स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी थी, और प्रोड्यूसर थी इनकी वाइफ मैडम, है ना। जी जी जी। हाँ, तभी हम उन्हें बहुत मिस करते हैं, प्रोड्यूसर साहब को लेके नहीं आते आप। सुनाइए। तो ये तो मेरी साजन साजन साजना, तो ये तो मेरी गैलान गैलान मेरी गैल्या, त्वैसे प्रीत लगे गई, त्वैसे प्रीत लगे, तू मेरा मन में बसे गई, तू मेरा मन में बसे, तो ये तो मेरी साजन साजन साजना, तो ये तो मेरी गैलानी गैलानी मेरू गैल्या, तेरू ही साथ तेरी ही बात, तारा, मैं भूल गया थोड़ा सा, तारा ना 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 ना, ऐसा भी हो जाता है। कोई नहीं, लेकिन ये गाना वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं तो मूवी देखी, उसमें भी ये गाना देखा। और विजय भारती जी, आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए, सुंदर बातचीत करी, और अभी 2025 आपका बहुत हिट गया, 2026 भी हम चाहेंगे, कामना करेंगे भगवान से बहुत हिट जाए, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद नलिनी जी। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप उत्तराखंड की नौनी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि उत्तराखंड की नौनी आप तक कई कलाकारों की बातों को पहुंचाती है, कई कलाकारों की ज़िंदगी के उनके किस्से अनुभव उनके साझा करती है। तो आप
और आपको अगर कलाकारों के और पर्सनालिटीज़ के लाइफ स्टाइल के बारे में जानना है, उनके अनुभव के बारे में जानना है, तो आप उत्तराखंड के नौनी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और दर्शकों का भी।